हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। क्लास 6 का आपका ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 हिस्ट्री का। तो अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं। ज्योग्राफी भी हमारा क्लास 6 ख़त्म हो चुका है दोनों का। अब कल से आपका क्लास 7 शुरू हो जाएगा। तो हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी से ख़त्म करना है। पूरा क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराया जा रहा है। एक एक लाइन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया ताकि आप इसके जो नोट्स हैं उसको बहुत ही आसानी से बना सके। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी जो है आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और सही समय पे आप सही डिसीजन लेंगे। आपको रिवीजन का टाइम बेहतर मिलेगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो बस इसीलिए स्टार्ट किया है मैंने ये। इसके बाद आपको डिटेल क्लासेस भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम पूरा हिस्ट्री डिटेल में करने वाले हैं, ज्योग्राफी करने वाले हैं, पॉलिटी करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी आपके लिए बेहतर है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। मिलेंगे फिर से। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले और चैप्टर 11 में क्या क्या बातें आज यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो आज हम किताबों के बारे में भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे कही गई हैं। और इसके बाद जो पसंद आ रहा है उन्हें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं क्या बातें कही गई। तो धातु विज्ञान क्या है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पा वाली जो कुशल शिल्पी हुआ करते थे उन्होंने तांबे के धातु कर्म की जानकारी बहुत ज़्यादा थी और उस समय में तांबे और टिन को मिला करके उन्होंने कांसा भी बनाया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तांबे और टिन से आपका क्या बनता है, कांसा बनता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हड़प्पा वासी को कांस्य युग भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। तो ये भी एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो सब हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको ज़रूर आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका नोट्स बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो वही उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। उत्तराधिकारी मतलब जब इसके बाद के जो युग आए वहाँ पे आपके लोहे से संबंधित जानकारी उनको ज़्यादा थी और हड़प्पा वासी जो थे वो कांस्य युग से संबंधित थे। ये दोनों बातें समझ में आ गई। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। आगे देखते हैं आगे और क्या बातें कही गई। लौह स्तंभ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ है जो भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बनने के समय भी जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश से संबंधित होगा। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इस लोहे में जंग नहीं लगा है। तो सोच सकते हैं कि किस क्वालिटी की यहाँ पे चीज़ें बनती होंगी उस समय में। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको एक एनालिसिस भी पता होना चाहिए। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी जानकारी आपको होगी तो आप क्वेश्चन के लेवल को आपने देखा है, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, तो उसको आप समझ पाइएगा और आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। इसीलिए चीज़ों को ध्यान से सुनना इम्पॉर्टेंट है। तो बस आप सुनिए, जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ बस उसको आप सुनते जाइए और पूरा एनसीईआरटी आपका देखते देखते ही ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही कम समय में हमने क्लास 6 का पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्लास 7 का करने वाले हैं और धीरे धीरे क्लास 8 तो आपके लिए बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, 7 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे ही क्लासेस को कंप्लीट देखना है क्योंकि अभी आपके पास समय है और इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए अपने, क्योंकि कब समय आपका निकल जाएगा हाथ से आपको पता भी नहीं चलेगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे कभी भी इस लेवल की तैयारी नहीं होती है जहाँ पे आप एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह बनाएं। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है इसको हम देखते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के
नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, कभी छोटे, कभी बड़े। ठीक है, इन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता है। ठीक है, उस डब्बे में क्या होता है? तो बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के कुछ अवशेष होते हैं, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गया, राख हो गया। ठीक है, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर उस डब्बे में रखा जाता है। कोई सिक्का हो गया उस समय का, वो रखा जाता है। ठीक है, तो इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको बताई गई हैं। हालांकि यहाँ पे आपके इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, पर आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे चल के आपको समझ में आएगा कि जो भी शब्दावली यहाँ दी गई है वो आपको आगे समझ में आएंगी। ठीक है, इसीलिए देखिए कुछ भी बेकार तो नहीं है, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो बस ध्यान से सुनते जाना है। प्रारंभिक स्तूप, धातु मंजूषा, लास्ट में कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। और जो लास्ट में आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, जो क्वेश्चंस मिलते हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर भी आप लगाइए, ताकि आपको इस चैप्टर से समझ में आया या नहीं आया, इसका एनालिसिस आप खुद से कर पाएँ। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको इस पूरे वीडियो को देखने का लाभ मिलेगा। तो ये जो डब्बे में जो रखी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का या टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उस पर गुंबद नुमा ढांचे हुए तरासे गए पत्थर से इसको ढक दिया गया। इस प्रकार से कुछ बन जाता है, इस प्रकार से। और भी कई कई तरह से, कहीं पे इस तरह से गुंबद बन जाता है। तो इस प्रकार से बना दिया गया है इसको। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है। वृत्ताकार पथ मतलब इस प्रकार से, आप पता है आपको कि आप ये परिक्रमा, अगर जैसे मंदिर में भी आप परिक्रमा करते हैं, तो वो एक वृत्ताकार पथ होता है जो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, इसे वेदिका कहते हैं। वेदिका किसे कहते हैं? तो जो प्रदक्षिणा पद है उसको जो रेलिंग से घेर दिया जाता है उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, और रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो ये उस समय की जो भी वास्तुकला है, जो भी, उनको यहाँ पे बताया गया है। अब अमरावती के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे कभी एक बहुत ही भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे जाते थे। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ पे मुख्य देवी या देवता की मूर्तियाँ रखी होती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त जो है वो पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यहाँ पे कुछ कुछ चित्र भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो इसी सब से संबंधित है। जैसे यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है, ये वाला, ये आपने देखा, 150 साल पहले पक्की ईंटों से और पत्थरों से बनाया गया है ये वाला। और इसका महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर है। यहाँ से वैसे प्रश्न आपका नहीं बनेगा। एहोल का दुर्गा मंदिर है। ये सब आपको 1400 साल, 2000 साल, 1500 साल पहले का ये सब दिखाया जा रहा है पिक्चर में। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जहाँ पे सभागार होता था और लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और एहोल जो है, यहाँ पे ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इन शहरों से में पत्थरों से बने हुए कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, तो यहाँ पे देखिए, उड़ीसा का एक जैन मंदिर है। एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी।
इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट कर छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर इन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था। आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हुए हैं। नाम भी वहाँ पे खुदे हुए होते थे, जो जो पार्टिसिपेट करता था, ठीक है, जो योगदान देता था। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। आगे देखते हैं, चित्रकला की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे ये वही जगह है, अजंता की बात की जा रही है। अजंता के चित्र ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये चित्र किस चीज़ का है? तो अजंता का है। यह वही जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है और गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। तो ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अभी भी अज्ञात हैं। देखिए ये कितना चमकदार है और ये उस समय के खनिजों से बनाया गया था। पुस्तकों की दुनिया, अब हम आ गए हैं पुस्तक, जहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलेगा, इसको ज़रूर आप नोट करेंगे। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं की जुड़ी कथाएं इसमें वर्णित हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकारम। इसकी रचना किसने की है? इंगालो नामक कवि ने की है। इसको नोट करेंगे, ये तमिल महाकाव्य है, ठीक है। तो ये तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उन्हें प्राणदंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया। तो बहुत ही सुंदर कहानी है ये और इसमें और भी वर्णन किया गया है। तो ये हमारे काम का नहीं है। आगे देखिए, तो यहाँ पे एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई जो है ये 1400 साल पहले सतनार द्वारा रची गई है। इसको भी नोट करेंगे। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास तो हमने पढ़ा ही है, 10 चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है। संस्कृत में लिखते थे। इनकी जो रचना है वो मुझे बताइए, बहुत सारा हमने देखा था। तो कालिदास को प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। पुरानी कहानियों का संकलन, संरक्षण। अब देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपका नोट किया गया है। बहुत ही कम समय में पूरे नोट्स को आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ से PDF ले लीजिए मेरे टेलीग्राम से और काफ़ी आसानी से आप इसका पूरा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत कम समय लगेगा आपको, इसीलिए आपकी ही सुविधा के लिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। ध्यान रखेंगे। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
जिससे कि सब उन्हें सुन और समझ सकें। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्त्री और शूद्र इन दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे सिर्फ इन्हें सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है वो कौन किया करते थे? पुजारी किया करते थे मंदिरों में, और लोग उन्हें सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य है महाभारत और रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहा है। तो इसमें से सभी लोग इस कहानी से परिचित होंगे, महाभारत और रामायण। तो पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। इम्पॉर्टेंट है, कई लोग इसमें भी गड़बड़ी करते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है भगवत गीता किस ग्रंथ से संबंधित है? तो वहाँ पे आपका पुराण होगा, वेद होगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बना है, महाभारत है, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, विष्णु पुराण में दिया है, या इस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। रामायण की कथा आपको पता ही कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। कौशल की राजधानी ही अयोध्या है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया, ये सब तो सब आप जानते ही हैं। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें तो कुछ कुछ समय समय पर जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित सुरक्षित भी कर लिए गए। जातक कथाएं भी इसमें दिए गए हैं। अब इसमें कुछ कुछ कहानियाँ याद दी, जैसे बंदर राजा की एक कहानी है। इसमें कुछ भी आपको यहाँ पे पढ़ने योग्य नहीं है। आप चाहे तो इसको मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ सकते हैं, आपको पूरी PDF दे दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए विज्ञान की पुस्तकों के बारे में दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल नोट कीजिएगा। तो इसी समय में एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि, वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये तीनों भी कुछ ऐसे गणितज्ञ और खगोलवेत्ता हैं जिन्होंने कई खोज किए। ठीक है। शून्य के बारे में भी आर्यभट्ट से हमें पता चलता है। इनकी गिनती की पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, जो कि बाद में यूरोप में भी फैल गई और आज पूरी दुनिया इसका प्रयोग कर रही है। आयुर्वेद, ये क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आयुर्वेद या चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। तो आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, एक थे चरक जो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के समय के हैं, और सुश्रुत जो है वो चौथी शताब्दी ईस्वी के हैं। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधि की विस्तृत वर्णन किया है। तो शल्य चिकित्सा किससे संबंधित है? सुश्रुत संहिता में रचित है। ये दोनों ही पुस्तक और उनके बारे में आप ध्यान से समझ जाइए। अब अन्यत्र में यहाँ पे आपको पता ही है कि चैप्टर के अंत में आपका कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया जाता है। तो देखिए कागज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कागज़ हमारे जीवन की, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। और किताबें हम पढ़ते हैं, कागज़ पर छपी होती है। उसी तरह लिखने में भी कागज़ का हम उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार जो है करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। तो कागज़ बनाने की इस तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले कोरिया तक ये पहुंच गया और बाद में जो है ये जापान में भी फैल गया और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली
और इस तरह से हमें कागज़ की जानकारी बगदाद से मिली। ठीक है, तो ये आपका कागज़ के बारे में दिया हुआ था। तो पूरा हमने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट किया है। लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप बनाएंगे। तो स्तूप किससे संबंधित है ये आपको बताना है। शिखर, मंडप, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। ये आपको समझ में आएगा कि पूरा चैप्टर आपने कितनी अच्छे से समझा है और नहीं समझा है, ये आपको इससे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि पूरा क्लास 6 को जो हमने पढ़ा है शुरुआत से, तो इसमें वो पूरा डेट आपको दिया हुआ है। जैसे कि हमने पूरा पाषाण युग पढ़ा चैप्टर 2 में, तो तिथियां है लाखों वर्ष पहले के रूप में ये लिखी गई। मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ा। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। ऋग्वेद, ये सब आप नोट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ी विचारों का उदय, ये सब आपका 500 ईसा पूर्व में हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण से 337 से 325 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 में। अशोक का शासनकाल लगभग 227-78 या फिर 231 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुई, ईस्वी के बीच में हुई। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री वेनसांग का भारत में आगमन 630 से 643 ईस्वी। और पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ डेट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कुछ घटनाओं के लिए, जैसा कि अशोक के शासनकाल की शुरुआत की तिथि के रूप में एक से अधिक तिथियाँ देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इतिहासकार इस बात में एक मत नहीं है, सब लोग अलग अलग तिथि बताते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको हमेशा ही कहा जाता है करीबन, करीबन क्या है, करीबन या अनुमानित तिथियाँ यहाँ पे दी हुई होती। करीब या लगभग लिखा होता है, लगभग इतने साल पहले, तो इसीलिए लिखा होता है ताकि आप इसको समझें कि ये इतिहास में सभी चीज़ें एक मत नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, क्लास 6 आपका ख़त्म हुआ। क्लास 7 हम कल से स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।